नमस्कार। देश की बात की शुरुआत कोरोना के गहराते संकट और उसके उपचार में उठाए जा रहे कदमों से। देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण की रोकथाम और इलाज के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सचिवालय में बैठक बुलाई है, जिसके लिए बीजेपी को भी निमंत्रण गया है। आज ये भी सामने आया है कि 10 मोबाइल टेस्टिंग लैब्स अगले हफ्ते से चरणबद्ध तरीके से काम करने लगेंगी। इनसे टेस्टिंग क्षमता 20,000 की बढ़ोतरी होगी। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के मुताबिक 45 डॉक्टर्स और 160 अन्य स्टाफ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनको छतरपुर के कोविड केयर सेंटर और दिल्ली एयरपोर्ट के पास डीआरडीओ के हॉस्पिटल में तैनात होना है। 15 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली में कोरोना को लेकर कई अहम फैसले हुए। तो दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से नोएडा जा रहे लोगों की आज से औचक कोरोना जांच शुरू कर दी है। नोएडा प्रशासन ये जांच कर रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ये जांच हो रही है रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से, ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई नोएडा में दिल्ली से आने वाले लोगों के जरिए संक्रमण बढ़ रहा है। अगर आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो कोरोना जांच के लिए तैयार रहिए। बुधवार सुबह से ही यूपी पुलिस और नोएडा की स्वास्थ्य विभाग की टीमें डीएनडी पर लोगों को रोककर उनकी कोरोना जांच कराते रहे। जांच औचक तौर पर कुछ लोगों की ही की गई ताकि ट्रैफिक ना प्रभावित हो। लोगों का सैंपल लेकर 8 से 10 मिनट में ही उनको रिपोर्ट बता दी गई। मुकेश, कितनी देर लगी आपका सैंपल लेने में? 10 मिनट। तो रिपोर्ट बता दी आपको? हाँ बताया। क्या बताया? नेगेटिव। कितनी देर लगी आपको लेने में? ज़्यादा 5-10 मिनट। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है यहाँ जब रोका जाता है बॉर्डर पर तो ये ठीक किया जा रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ही है। तो बहुत अच्छी बात है। बॉर्डर पर अच्छी बात है, होना चाहिए तो। लेकिन कुछ लोग इस पूरी कवायद से असंतुष्ट भी नजर आए। नहीं, ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको? क्या दिक्कत है? हम लोग कोरोना होता तो हम चेक नहीं करा लेते हैं। क्या जरूरी है यहाँ पे रोकने की? बच्चा बीमार है, गाड़ी में बैठा है। हम तो खुद इमरजेंसी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सुबह नोएडा के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी खुद गाड़ियों को टेस्ट कराने के लिए रोकते नजर आए। डॉक्टर ओहरी को लगता है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसका प्रभाव नोएडा पर भी पड़ा है। ऐसे कहना बड़ा मुश्किल काम है और अतिशयोक्ति करना अच्छा नहीं होता जब तक कि ठोस सबूत न मिल जाए। नेचुरल बात है, दिल्ली में बहुत केसेस हैं, तो हमारे यहाँ हम कंटेन करे पड़े तो किस तरीके से हम और आगे स्थिति को अच्छा संभाल सकते हैं, इसलिए ये सब करा रहे हैं। सर, जिनका मान लीजिए रैपिड एंटीजन पॉजिटिव होता है तो क्या प्रक्रिया है, उनके साथ क्या किया जाएगा? दिल्ली वाले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली को भेजा जाएगा, और नोएडा वाले नोएडा के अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल उसको वैसे करा जाए। उधर नोएडा प्रशासन की इस पूरी कवायद पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री यूपी सरकार पर चुटकी लेते नजर आए। देखिएगा, उनको करने दीजिएगा। तो वैसे नोएडा में टेस्ट हो भी नहीं है, इस बहाने टेस्ट तो स्टार्ट हो गया। गुरुवार से नोएडा दिल्ली बॉर्डर के अलावा नोएडा के 11 मेट्रो स्टेशनों पर भी कोरोना की रैपिड जांच कराई जाएगी। नोएडा में कोरोना के अब तक 20,566 मामले हैं, जिसमें 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक रिकॉर्ड 2,727 मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी कोरोना के शुरुआती दौर में नोएडा प्रशासन नोएडा में केस बढ़ाने का ठीकरा दिल्ली पर फोड़ चुका है और कई महीनों तक नोएडा दिल्ली बॉर्डर को सील रखा गया था। दिल्ली से नोएडा आने वालों को रोका जा रहा है और रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, उनका कोरोना जांच कराया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि फिर नोएडा से दिल्ली जाने वालों की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? क्या सिर्फ दिल्ली से ही नोएडा संक्रमण पहुंचेगा? नोएडा से दिल्ली भी तो संक्रमण पहुंच सकता है। तो ऐसे में सवाल तमाम लोग यही कह रहे हैं कि दोनों तरफ की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना कोई राज्य या शहर देख के नहीं होता। दिल्ली नोएडा बॉर्डर में सहयोगी करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में लगभग हर दिन एक युवा की कोविड से जान जा रही है। 40 साल से कम उम्र के 513 युवक अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। टास्क फोर्स का मानता है कि सबसे मुख्य कारण लापरवाही है, क्योंकि 40 से उम्र के मरीजों के बचने की उम्मीद 90% से ज्यादा होती है, बशर्ते वो समय पर जांच और इलाज कराएं। 40 साल से कम उम्र वाले मरीज में मौतों की संख्या 500 के पार हो चुकी है। मुंबई में हुई कुल मौतों में करीब 5% मौतें युवाओं की हैं। 16 नवंबर तक के बीएमसी के डैशबोर्ड के अनुसार 40 से कम उम्र के 513 मरीजों की मौत हुई है और इनमें सबसे ज्यादा हैं 30 के उम्र के मरीज।
30 से 39 साल के 346 युवा कोविड मरीजों की जान गई है। 2 सितंबर का डैशबोर्ड देखें तो पता चलता है कि करीब 2 महीनों में 67 युवाओं की कोविड से मौत हुई है। यानी मुंबई में हर दिन एक युवा कोविड से जान गंवा रहा है। बीएमसी टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली कहते हैं कि युवाओं द्वारा बरती जा रही लापरवाही इसका मुख्य कारण है। लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। लेट पहुंचते हैं वो हॉस्पिटल, उनके मन में यह लगता है कि हम लोग यंग है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। सेकेंड वीक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोविड के अंदर, जब हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब सडनली ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और तब आप भागते हो, तब तक बहुत देर कर चुके होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है यंग पेशेंट के अंदर कि लोग हॉस्पिटल बहुत लेट पहुंचते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं या डॉक्टर्स के संपर्क में नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि हमको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम यंग पेशेंट हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम ठीक हो जाएंगे। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर राहुल पंडित कहते हैं कि मोटापा, डायबिटीज, हार्ट, किडनी की दिक्कत वाले युवा मरीजों को ज्यादा खतरा है। 40 साल से उम्र वाले पेशेंट की जब कोविड की वजह से मौत होती है तो स्वाभाविक है कि चिंता बढ़ जाती है। पर अगर उसकी तह तक जाए तो पता चलता है कि कई पेशेंट्स को जो है रोमैटिक हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज जिसको कि डायलिसिस लग रहा है या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां थी। कई पेशेंट जो थे वो मोटापे के भी शिकार थे और इन वजह से जो इनकी रिस्क फैक्टर बढ़ गई थी, इस वजह से उनको जो है कोविड-19 की वजह से डेथ हुई। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बाकी बीमारियों के रिस्क फैक्टर वाले युवा कोविड मरीज भी अगर समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो बचने की उम्मीद काफी ज्यादा है। 50 साल के अंदर के लोगों का मोर देन 99% क्योर है अगर वो तुरंत आ जाते हैं डॉक्टर के पास। तो ऐसा कुछ है, यंग एज ने खबरदारी रखनी चाहिए कि जैसे उनको बुखार या कोई भी सिम्टम है, तुरंत कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, महानगर पालिका हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराइए। हाँ, अगर आप पॉजिटिव आती है तो तुरंत ट्रीटमेंट चालू कराइए। बिना लक्षण वाले युवा मरीज वायरस तेजी से फैलाते हैं, इसलिए अपनी जान के साथ साथ अपनों की खातिर भी कोविड लक्षण को नजरअंदाज करना घातक है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ किया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी हर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए नहीं है। पहली बार स्पष्ट तौर पर आईसीएमआर ने बताया है कि कौन व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और कौन नहीं। देश में कोरोना काल का 10वां महीना चल रहा है। कोरोना मरीजों को उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी अप्रैल में देना शुरू हुई थी। अब नवंबर चल रहा है। अब जाकर आईसीएमआर ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जारी करके बताया कि कौन प्लाज्मा दे सकता है, कौन ले सकता है। आईसीएमआर एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी सबके लिए नहीं है। प्लाज्मा केवल ऐसे लोगों का लिया जा सकता है। 18 से 65 साल का कोई भी पुरुष या महिला जो कभी मां ना बनी हो, वजन 50 किलो से ज्यादा हो, आरटीपीसीआर टेस्ट से कोरोना की पुष्टि हुई हो, कोरोना बीमारी के लक्षण खत्म हुए 14 दिन हो गए हों, केवल नेगेटिव रिपोर्ट काफी नहीं, और सबसे अहम बात, उसके खून में कोरोना के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी अच्छी मात्रा में मौजूद हो। वहीं प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ ऐसे मरीजों को दी जा सकती है जो कोरोना बीमारी की शुरुआती स्टेज में हो, लक्षण की शुरुआत को 3 से 7 दिन हुए हों लेकिन 10 दिन से ज्यादा नहीं, और जिनमें कोरोना के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी ना हो। जानकार मानते हैं कि कुछ हॉस्पिटल मरीजों को धड़ल्ले से प्लाज्मा थेरेपी का सुझाव दे रहे थे जो गलत था, जिसके चलते प्लाज्मा मांगने वालों की संख्या बढ़ रही थी। कुछ मामलों में तो मरीज को 1 से ज्यादा बार भी प्लाज्मा दिया जा रहा था। आईसीएमआर ने बोला है कि इसका इंडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं होना चाहिए। कुछ एक जगह है जहां इसको देने के लिए आईसीएमआर ने एडवाइस किया है, वो शायद इसलिए किया गया है कि पब्लिक में भी और कुछ जगह प्लाज्मा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थी। लोगों को लगता था कि प्लाज्मा एक अच्छी दवाई है कोरोना को ट्रीट करने के लिए। आईसीएमआर ने कहा है कि प्लाज्मा बहुत एक एक्सपेरिमेंटल दवाई है, इससे ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ को कोई फ़ायदा हो, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने का, ख़ास तौर से फर्स्ट वीक के बाद यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आईसीएमआर ने अपनी एडवाइजरी में फिर दोहराया है कि भारत में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि ये कोरोना के ट्रीटमेंट में कारगर नहीं है।
चीन और नीदरलैंड जैसे देशों में भी यही नतीजे सामने आए हैं। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली दिल्ली सरकार आईसीएमआर से सहमत नहीं। आईसीएमआर खुद एम्स के साथ मिलके प्लाज्मा की ट्रायल कोशिश की गई, वो उनसे पूरे हुए नहीं। तो अब ये कहना कि भी प्लाज्मा इसलिए गलत है कि उनका स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। दिल्ली सरकार की स्टडीज उनसे परमिशन लेके कर रहे हैं हम लोग। थर्ड फेज के अंदर है, फर्स्ट फेज हुआ तब उन्होंने सेकंड की अप्रूवल दी, सेकंड हुआ तो थर्ड की अप्रूवल दी। तो अगर नहीं होता तो फिर इससे लोगों की जान बच रही है। मेरी तो खुद की जान बची है, मैं बता रहा हूँ आपको। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक के बाद जो कई फैसले लिए गए थे, उनमें से प्लाज्मा थेरेपी के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जारी करने का फैसला भी अहम था। एक बात अभी भी समझ से परे है, वो ये कि अगर प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में कारगर साबित नहीं होती तो फिर क्यों देश में अभी भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज चल रहा है। इस थेरेपी पर रोक लगाने के बजाय कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो कोरोना को लेकर दिल्ली में तैयारियां भी तेज हो गई हैं और सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की सरकार को नमक हराम ठहरा दिया। उन्होंने कहा है कि जिनके दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्हीं की अनदेखी हो रही है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में ना, वो नमक हराम की श्रेणी में आ गई है। जिनका दिया हुआ नमक खा रही है, जिनके कारण सत्ता में है, उन्हीं को बार बार चोट पहुंचाती है। आप सोचिए, बिहार के दिल्ली में जो लोग हैं, जो छठ माँ को मानने वाले जो लोग हैं, उनके बल पे ही उनकी सरकार है। लेकिन उन्हीं को कभी कोरोना में कहेंगे इनका इलाज नहीं करेंगे, उन्हीं को कभी कहेंगे कि इन्हीं के कारण कोरोना बढ़ रहा है, कभी कह देंगे यही ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं इसलिए ऐसा कोरोना हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को छठ माँ सब देख और सुन रही हैं, वही इंसाफ करेंगी। दिल्ली राजधानी है देश की, और वहाँ का अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या वहाँ के लोग जो छठ करना चाहते हैं, करते हैं, वो अगर वहाँ रह रहे हैं तो इनके लिए बोझ हो गए। ये जो बार बार चोट पहुँचा रहे हैं ना, मैं सब माँ पे छोड़ देता हूँ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों का सेंटिमेंट नहीं जानते। बिहार, यूपी के लोगों को छठ मनाने दे, नहीं तो पाप लगेगा। अरविंद केजरीवाल साहब टीवी पे ऐलान करके दीपावली पूरी भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मना सकते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए छठ व्रतियों को छठ पूजा करने दीजिए। पूर्वांचल के सेंटीमेंट को आप नहीं जानते। आप हरियाणा के हैं, गाजियाबाद में रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिहार, पूर्वांचल थोड़ा कम गए। पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें जात धर्म भी नहीं होता। छठ मनाने दीजिए, बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को। इसकी बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बुलंदशहर से खबर। वहां का मामला, यहां पर भी बलात्कार की पीड़िता की हो गई है मौत। एक और बलात्कार पीड़िता की मौत हो गई है। बुलंदशहर का यह मामला है, जहां पर आज पीड़िता की मौत हुई। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है। पीड़िता के परिजनों की मांग है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, वो भी जल्दी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर रेप पीड़िता के मौत के बाद पिता सदमे में है। डॉक्टरों के 3 सदस्यों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है। परिजनों की मांग है कि रेप के दोषियों को कड़ी सजा मिले। यही है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस जो आगे कोई ऐसा ना कर पाए किसी और बच्चे के संग में। चलो हमारी ये तो बेटी थी। ये घटना मंगलवार की है, जब बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने की एक नाबालिग युवती जल गई थी।
इस युवती के साथ इसी साल 15 अगस्त को रेप हुआ था, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। परिवार का आरोप है कि मंगलवार को रेप के आरोपियों ने घर आकर पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाया। इसी दौरान युवती ने आग लगा ली। प्रकरण में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर में नामित अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई। शुरुआती दौर में सुबह करीब 11 बजे तक यही बात थी कि पीड़िता के द्वारा स्वयं जो है आग लगाई गई है, लेकिन परिवारजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जलाए जाने की बात कही गई है। हम सारे तथ्यों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करेंगे। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ साथ 2 अन्य फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। बुलंदशहर से मनीष शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसके अनेक और पहलू समझाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, एक और मामला बलात्कार पीड़िता का आता है जहां पर उसकी मौत हो जाती है और एक बार फिर से वो बात सामने आती है किस तरह से जब पीड़ित कोई हो जाता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है। हालांकि पुलिस कह रही है लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन जो परिवार है वो शीघ्र सजा की भी और कड़ी सजा की मांग कर रहा है। क्या और डिटेल्स इस मामले की मिल रही हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि वहाँ से ये जानकारी मिल रही है कि एक तो लड़की का शव जो है वो गांव आ रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आधे घंटे में गांव पहुंच जाएगा। गांव में कोई हाथरस की तरह कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए वहाँ पे पहले से एक प्लाटून पीएससी लगा दी गई है। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है और ये लड़की के परिवार के लोगों का कहना है कि लगातार जो आरोपी के घर वाले थे वो लगातार उनको और लड़की को धमका रहे थे। कई बार लड़की ने इसकी शिकायत भी करी थी वहां पे पुलिस में, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो कह रहे थे कि वो लड़की को बदनाम कर देंगे, वो लोगों से बताएंगे कि लड़की बदचलन है, उसका लड़के से संबंध है और वो लड़की जो है लड़के के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। तो इस वजह से लड़की बहुत ज्यादा सदमे में थी और बहुत ज्यादा परेशानी में थी। और जब लड़के के घर वाले और वो लोग खुद उसके घर आए और उन्होंने जब उसके परिवार के और लोग घर में नहीं थे, लड़की के साथ बहुत बदसलूकी की, तो उसको ये लगा कि पहले लड़के ने रेप किया, अब उनका परिवार जो है उसके साथ बहुत तरह की बदसलूकी कर रहा है, उसको खींच के एक अलग हिस्से में ले गए। तो वो लड़की इतना ज्यादा हेल्पलेस शायद महसूस कर रही होगी कि उसने आग लगा करके जान दे दी। बिल्कुल कमाल, बहुत दुखद है जो ये घटना और ये मामला सामने आया है। देखते हैं इस पे किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। बहरहाल एक और खबर है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के कट ऑफ कम करने की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया, लेकिन शिक्षकों की अगली भर्ती में उन्हें दोबारा शामिल होने की इजाजत दे दी है। योगी सरकार ने कहा है कि इस फैसले से बच्चों को ज्यादा काबिल शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरह से 2018 से चल रहा जो भर्ती विवाद था वो अब समाप्त हो गया है। नामालूम कितने सालों से शिक्षा मित्र मुस्तकिल नौकरी के लिए लखनऊ की सड़कों पे आंदोलन करते रहे। नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन चलता रहा। बेशुमार बार वे विधानसभा घेरते पुलिस की लाठियों का शिकार हुए। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। आज कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 40 से 45% कट ऑफ रखने की उनकी मांग खारिज कर दी। इस तरह भर्ती पे लगी रोक हट गई। बात एक जनरल एक कॉमन सेंस की थी कि कट ऑफ कितना होना चाहिए। 40-45 के कट ऑफ पे 3,20,000 में से 3 लाख लोग पास होकर हो जाते, तो उसका कोई मतलब ही नहीं था उस कट ऑफ का। हाईकोर्ट ने हमारी इसी बात को माना। यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे सिर्फ प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। राज्य में शिक्षा की क्वालिटी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। कट ऑफ बढ़ाने के पीछे राज्य सरकार का तर्क ये था कि इससे शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी होगी। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है। यूपी में शिक्षकों की कमी के चलते बड़े पैमाने पर शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। शिक्षा मित्र काफी लंबे अरसे से मुस्तकिल किए जाने की मांग करते रहे हैं। फिर यह तय हुआ कि टीईटी इम्तिहान दिए बिना शिक्षा मित्र टीचर भर्ती के इम्तिहान में बैठ सकेंगे। यूपी में 5 दिसंबर 2018 को 69,000 टीचर भर्ती का आदेश हुआ। 6 जनवरी 2019 को इम्तिहान हुआ।
7 जनवरी को कट ऑफ जारी हुआ 60 और 65%। 29 मार्च 2019 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कट ऑफ 40 और 45% करने का आदेश दिया। 6 मई 2020 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फिर कट ऑफ 60 से 65% रखने के लिए कहा। 9 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 शिक्षकों की भर्ती रोकने कहा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि अभी प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गुंजाइश है। अदालत ने शिक्षा मित्रों को उस इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी है। माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। इस मामले में अच्छी बात यह है कि ज्यादा नंबर पाने वाले अच्छे टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बरसों से इन बच्चों को पढ़ाने वाले कम नंबर पाने वाले शिक्षा मित्र बेरोजगार हो जाएंगे और उनमें से तमाम को उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से अब कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकेगी। दिल्ली में आशीष भार्गव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो कमाल हमारे साथ बने हुए। कमाल, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या अब इस फैसले से जो यूपी के छात्र हैं उनको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी और शिक्षकों को भी कुछ राहत मिलेगी? देखिए, दो तरह की चीजें एक साथ होंगी। एक तो ये बात अच्छी है कि जिनके नंबर ज्यादा हैं, जिनके जो 60 और 65% जिन्होंने नंबर पाए हैं, 60% बैकवर्ड वगैरह और 65% जनरल कैटेगरी के लोग इम्तिहान में, टेस्ट में वो शिक्षक बनाए जाएंगे और कम नंबर वाले लोग उससे हट जाएंगे। जो शिक्षा मित्र अच्छे नंबर पाए हैं वो आएंगे। ये एक अच्छी बात होगी कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत वक्त पहले हमने प्राइमरी एजुकेशन के लोगों का हम लोगों ने एक सर्वे किया था न्यूज़ बनाने के लिए, तो उसमें तमाम टीचर्स उस सर्वे में ये कहते थे कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो मिर्ज़ा गालिब की पोती हैं और कोफ़ी अन्नान जो है वो कॉफ़ी बनाने वाले किसी शख्स का नाम है और ईदी अमीन जो है वो राजस्व संग्रह करने वाले अमीन का नाम है। इस तरह के तमाम जवाब उन्होंने दिए थे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग क्वालिफाई करके आएंगे तो बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही थी कम पैसा होने की वजह से, तो कुछ हजार रुपयों में उन्होंने शिक्षा मित्र भर्ती किए और जो 10-10 साल तक जिन शिक्षा मित्रों ने वहां पे पढ़ाया इस उम्मीद में कि कभी ना कभी वो मुस्तकिल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, उनमें से बहुत सारे जो हैं अब सरकारी नौकरी के लिए ओवर एज हो गए हैं। तो अब वो बहुत सारे लोग जो उस इम्तिहान को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं लेकिन 10-10 साल तक पढ़ा रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी शादी हो गई है, कई ने इस भरोसे में कि शायद उनकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, उन्होंने बच्चे किए हैं, कई लोगों ने कुछ कर्जा उधार लिया होगा, अपने परिवार में कुछ शादी ब्याह दूसरे खर्चे किए हैं। तो वो सारे लोगों के लिए एक बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इतनी लंबी नौकरी 10-10 साल तक जिन लोगों ने पढ़ाया, अब वो इसलिए बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने वो टेस्ट क्वालिफाई करने का जो कट ऑफ था उसको वो अचीव नहीं कर पाए। कमाल, इस खबर को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा है कि बेहतर शिक्षक मिलेंगे उत्तर प्रदेश के छात्रों को, लेकिन उन शिक्षकों की परेशानी होगी जो उस कट ऑफ को नहीं पास कर पाए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक और देश की बात में आगे ले चलेंगे आपको एक आदिवासी इलाके में जहां पर चंदा ना देने पर किया गया 14 आदिवासी परिवारों का बहिष्कार। मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा के दौरान चंदा न देने के कारण 14 आदिवासी परिवारों का गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया है। पहले गांव में ही विवाद सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन हल नहीं निकला तो हफ्तों बाद पीड़ित परिवार ने बालाघाट जिला मुख्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बालाघाट जिले के मोते गांव से ये आदिवासी जिला मुख्यालय आए हैं। आरोप है कि दुर्गा पूजा के लिए गांव के कुछ लोगों ने 201 रुपए का चंदा मांगा, लेकिन कोरोना में आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तो वो सिर्फ 151 रुपए ही दे पाए। महज 50 रुपए नहीं दे पाने की वजह से गांव के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, हुक्का पानी रोक दिया। गांव से हमारे को पूरे समाज से बंद कर, सार्वजनिक समाज से हमको बंद कर दिया गया
गाय से लेकर डॉक्टर से लेकर दुकान से हमारे को कोई सामग्री नहीं दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं गांव के? ये सदर अध्यक्ष महोदय है। कौन सी समिति के? ये सार्वजनिक। हाँ गाँव। किसी से शिकायत करे थे आप? हाँ जी, हाँ शिकायत किए थे, टीआई साहब थाना में दिए थे टीआई साहब को। टीआई साहब ने उनको बुलाए थे, उनको समझाया भी गया, हमको भी समझाया गया, पर वो लोग हम समझ गए, पर वो लोग समझे नहीं है। सरकार ने पीड़ितों को मामले की जांच का भरोसा दिया है। वो स्थानीय झांकियों का मामला है, नवदुर्गों का। ये लामटा थाना जो है ना, वहाँ का मामला है। क्योंकि वो स्थानीय मामला झांकी लगाने के ऊपर है। वो आज एसडीओपी को और डीएसपी को, टीआई को वहाँ भेजा है। पारस्पर सामंजस्य से कोई वास्ता नहीं निकलता है तो क्या त्रुटि और क्या कार्रवाई हो सकती है, शाम तक उसमें कार्रवाई होगी। विपक्ष इस मामले पर हमलावर है, कह रहा है कि सरकार ऐसे मामलों में चर्चा से भागती है। नवरात्रि के कितना समय बीत गया, उन गरीबों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अब हम विधानसभा का सत्र में मांग करते हैं इस तरह के मुद्दों पे, तो ये 7 दिन की विधानसभा तो 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। जनहित के मुद्दों से बहुत दूर ये भाजपा की सरकार है। एनसीआरबी के हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति पर सबसे ज्यादा 1867 अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज हुए, जिसके बाद 1095 मामले राजस्थान और 388 मामलों के साथ छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर रहा। कुछ दिनों पहले गुना में एक आदिवासी युवक को बंधुआ मजदूरी के मामले में जिंदा जला दिया गया और अब बालाघाट में 14 आदिवासी परिवार बहिष्कार झेल रहे हैं क्योंकि वो 50 रुपए का चंदा नहीं दे पाए। आदिवासी कल्याण के बड़े बड़े वायदों के बीच एक हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार है जहां आदिवासियों के प्रति सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। बालाघाट से रुपेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। खबरों में आगे देखेंगे कैसे मन रहा है छठ पूजा का पर्व। तो 4 दिन तक चलने वाले छठ के पवित्र पर्व की शुरुआत हो गई है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्व में आज पहले दिन नहाए खाए को मनाया गया। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। कल यानी छठ के दूसरे दिन श्रद्धालु खरना मनाएंगे। तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ देकर पर्व का समापन होगा। आपको बता दें दिल्ली में छठ के अवसर पर छुट्टी दी गई है, लेकिन घाटों में जाकर इसको मनाने की इजाज़त नहीं। और तुरंत अभी आपको बता दें छठ पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो दिल्ली, मुंबई, बिहार और झारखंड से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से बताया गया है कोविड के चलते कई नियमों का पालन करते हुए लोग इस पर्व को मनाएं। उधर बंगाल के सिलीगुड़ी में घाटों पर छठ की पूजा की इजाज़त नहीं मिली तो लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रशासन के फैसले के खिलाफ पानी में खड़े होकर लोगों ने विरोध जताया। और इन्हीं दृश्यों के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही और एक ब्रेक के बाद सीधे आप मुंबई से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज के साथ न्यूज़ 360 देख सकते हैं। नमस्कार।